हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम अपनी बसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दादी माँ। ये जो बसंत हमारी बुक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि कभी कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कविता। अब इसमें आ गया एक गद्य की विधा है, कहानी। हमारी इस बुक में कविता भी हैं, कुछ गद्य के, कहानी, जीवनी, उपन्यास, ये हमारी गद्य की विधाएं हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक गद्य की विधा है। गद्य की विधा मतलब ऐसी, मतलब साहित्य जिसे हम पढ़ते हैं और जो रचनाएं हम गाकर पढ़ते हैं वो काव्य की रचनाएं कहलाती हैं, काव्य की विधा होती है। लेकिन आज का हमारा जो चैप्टर है वो गद्य की विधा है और ये एक कहानी है जिसको लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 में। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शिव प्रसाद सिंह एक विद्वान साहित्यकार थे जिनकी बौद्धिकता, तार्किकता एवं विलक्षण प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि लेखक ने किस प्रकार अपनी दादी माँ के बारे में और उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव को समझाया है। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस प्रकार हैं। इस कहानी में गांव की अनेक रोचक घटनाओं को दर्शाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव में अनेक तरीके की रीति रिवाज होते हैं, वो सारे इन घटनाओं को इस कहानी में लेखक ने दर्शाया है। यह कहानी लेखक की दादी माँ पर केंद्रित है। हम सबके घर में कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, तो इसमें भी इस कहानी में जो दादी माँ है, लेखक ने अपनी दादी माँ पर पूरी कहानी को केंद्रित किया है। इस कहानी में लेखक ने दादी माँ के जीवन पर विभिन्न पक्षों को दर्शाया है। जैसे जीवन में आप देखते हो कि हमारे अपने खुद के जीवन में पहले बाल्यावस्था है ना, फिर उसके बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ऐसे ही दादी माँ के जीवन में लेखक ने जो देखा अलग अलग पक्ष, कभी उन्होंने पारिवारिक जीवन तो कभी सामाजिक जीवन, तो डिफरेंट टाइप के जीवन को उन्होंने देखा है। लेखक को अपनी दादी की मृत्यु की सूचना उसके भाई द्वारा भेजे गए जो पत्र था उसके माध्यम से प्राप्त हुई थी। यह कहानी जीवन में आने वाले अनेक उतार चढ़ाव को दर्शाती है। जिस प्रकार जीवन में सदा सुख नहीं रह सकता, वैसे जीवन में दुख भी नहीं रह सकता। सुख के बाद दुख आना है, उसी प्रकार आप देखते हो कि हर रात के बाद सुबह होती है। तो वैसे ही कहानी में कई उतार चढ़ाव हैं। कई बार लेखक दुखी है तो कई बार बहुत प्रसन्न है। वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर में लेखक ने अपनी दादी माँ को केंद्रित करते हुए बताया हुआ है। तो हम जब बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। कमजोरी ही है अपनी, यह सच तो है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक बता रहे हैं कि कमजोरी कमजोरी ही है अपनी, मतलब दादी माँ के लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से कि वो कमजोरी सी ही महसूस होती है जरा सी कठिनाई पड़ते ही, है ना। लेखक ने अपनी जो दादी माँ से बचपन में सीखा था, जो उनको दादी माँ के द्वारा प्यार मिलता था, उसके बाद जीवन में जो उनको गर्मी, बरसात, तरह तरह की चीज़ों को देखना पड़ा है, उसके बाद उनका मन प्राय अनमना सा, मतलब कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करते थे। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि लोग आज वर्तमान समय में मुंह पे कुछ और बोल देते हैं, है ना। उसी प्रकार से लेखक के मित्र भी कुछ उनको, जब वो दुखी हो जाया करते तो उनको बोलते कि चलो छुट्टियां पड़ने वाली हैं, छुट्टियां होंगी तो घर जाएंगे, और पीठ पीछे मुझे कमजोर सा, जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहावत भी है हिंदी में, गिरगिट की तरह रंग बदलना, है ना। कि लोग क्या करते हैं, मुंह पर तो बहुत अच्छे से बोलेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। सामने तो बोल देते कि परेशान मत हो, दुखी मत हो, हम घर पहुंचने, बहुत जल्दी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, घर जाएंगे, लेकिन पीछे कहते हैं कमजोर इंसान, है ना, घबरा जाने वाला इंसान। इस तरीके से प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल जो है उसका विलोम क्या होता है, अनुकूल। प्रतिकूल जो हमारे अकॉर्डिंग ना हो,
और अनुकूल जो हमारे अनुकूल हो। इस तरीके से लोग क्या करते थे, लेखक की मजाक। जो मैं आपको बीच में शब्द बता रही हूँ, आप इनको नोट करते जाइए। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक कह रहे हैं, फिर मैं सोचता कि जाने दो, छोड़ो। लेकिन फिर मैं सोचने लगता कि मैं अचानक से मेरी आंखों के सामने वो सर्दी वाली जो मतलब रात है, और सर्दी में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। सर्दी में मतलब सूर्य की किरण में हम बैठना चाहते हैं धूप में। और उसके बाद जो शीतल किसी की धुंधली छाया, मतलब लेखक कह रहा है कि उसकी दादी की जो याद है वो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुंवर के दिन आ गए हैं। हिंदी महीनों में आप देखते हो कि कुंवर है ना, अगहन, पूस, मास, ये महीनों के नाम इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर लेखक ने कुंवर की बात की है। कुंवर का महीना जिसे हम कह सकते हैं कि भाई जिसमें सर्दी है ना, तो लेखक को ऐसा महसूस होने लगता था कि अब सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बन प्याज की जड़ें नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक कह रहा है कि जब इस तरीके से जब बारिश का महीना आता है, आप देखते हो जुलाई अगस्त में है ना, तो जुलाई अगस्त में जो महीना आता है बारिश होती है, उसके बाद फिर क्या आता है, बरसात के बाद सर्दी आती है। तो लेखक जब बारिश के महीने में आपके आसपास कोई नदी या फिर कुछ इस तरीके से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हो, तो वहां पर क्या होता है, पानी बहकर आता है और उस पानी में बहुत सारी घास आती है। जैसे इसमें कई प्रकार की घासों के नाम दिए गए, मोथा है ना, और ये गेहूर, बन प्याज, ये जो सारी घासों के नाम है, जब उस पानी में आती हैं बहकर, और ऊपर से यह पानी है जहाँ पे घास जमी हुई है, पानी आ गया और वहां पानी रुक गया, और ऊपर से तेज धूप पड़ती है, तो वो जो सूर्य की गर्मी से घास है वो सड़ने लगती है, और फिर सड़ने की वजह से उसमें बहुत एक विचित्र गंध यानी कि दुर्गंध आने लगती है, जो अलग प्रकार की होती है। रास्तों में कीचड़ सूख जाता है, और तेज धूप पड़ती है तो जो कीचड़ होता है वो भी क्या होता है, सूख जाता है। गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशय, जलाशय मतलब तालाब, जो आसपास गांव के तालाब या फिर जो जैसे अलग अलग लोग कहते हैं कि ये नहर से निकाला हुआ पानी या फिर जो भी पानी आता है, उस पानी में वो कूद कूद कर नहाते हैं। आपके आसपास भी हो सकता है कोई गांव हो, आपने देखा हो बच्चे उसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो पानी आता है उसमें बहुत सारा झाग, जैसा लगता है कि हमने उसमें सर्फ डाल दिया, इस तरीके से झाग बन जाता है, उसमें बच्चे जो हैं कूद कूद कर नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। हमारे भारत जो है विविधताओं का देश है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, हर मौसम की अपनी एक अलग विशेषता है। हर मौसम में कुछ न कुछ अलग खाने का, पहनने का, रहने का तरीका, तो यहाँ पर भी लेखक बता रहे हैं। अषाढ़ में आम और जामुन न मिले, जब आम का महीना जो होता है, जिसमें आप कह सकते हो कि जून का महीना है ना, उस महीने में जो आपको ये जो महीने होते हैं हिंदी वाले, वो पूरे अंग्रेजी में से मैच नहीं खाते। इसमें आधा महीना कह सकते हैं कि इधर मई में चला गया, आधा जून में चला गया, या फिर इसका और भी आगे है ना। तो आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं है, लेकिन अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं है, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। यहाँ लेखक बता रहा है कि जो अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चीजों को खाया जाता है, उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे गर्मियों में आम जामुन खाते हैं है ना, उसी प्रकार अगहन में चूड़ा जो चावल का बनाया जाता है गुड़ के साथ खाते हैं है ना, उसकी इसी प्रकार चैत में जब गेहूं काटा जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं मार्च का महीना, ठीक है, उसमें लाई उस वो ना मिले तो कोई बुरी बात नहीं है। आगे लेखक क्या बता रहे हैं कि अफसोस नहीं है कि कुंवर के दिनों में इस गंध भरे झाग भरे जलाशय में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेकिन कह रहे हैं कि एक बार को खाने को ना मिले, लेकिन जो ये गंध फूड यानी कि जो पानी बहकर आया है उसमें अगर नहाने को ना मिले तो जरूर बुरी बात है। लेखक जब छोटा था उस समय की बात वो याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं।
मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़कना मतलब मुझे याद आ रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा सा ज्वर, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि मैं उस झाग भरे पानी में नहाया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं नहा पाया। जल्दी ही मैं बीमार पड़ गया, और हल्की बीमारी मतलब छोटा मोटा बुखार आ जाना, सर में दर्द होना मुझे अच्छा लगता है। ज्वर मतलब बुखार, क्योंकि उस समय उसकी बहुत ज्यादा उसकी दादी जो थी देख रेख करती थी, और उसको क्या दिन भर खिलाती थी, नींबू और साबुन, यानी कि जैसे खिचड़ी है, दलिया है, इस तरीके की चीजें, उसका बहुत ध्यान रखना। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कह रहा है लेकिन इस बार मुझे इतनी तेज बुखार आया कि वो चढ़ता ही गया, मतलब बहुत तेज बुखार आया उसे, फीवर बहुत तेज आया उसे, और इतना तेज चढ़ा कि रजाई पर रजाई, जैसे आप देखते हो ना कि बहुत ज्यादा ठंड लग के बुखार आता है, कुछ ऐसा ही लेखक को बुखार आया, और उस पे कई रजाई पड़ गई, और उसके बाद रात को लगभग 12 बजे के आसपास लेखक का बुखार उतरा। दिन में चादर लपेटे सोया था। दिन में तो चादर लपेटी थी, लेकिन उसके बाद उसे रजाई डालनी पड़ गई। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग भरे जल में। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीदार धोती, सन से सफेद बालों में से सिरों पर संध्या टपके जल की शीतलता। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि दिन में वो जो दादी, मैं तो चादर ओढ़ के लेटा हुआ था, लेकिन दादी जी जब आई तो शायद नहा कर आई थी उसी झाग भरे, जो कि गांव के जो जलाशय में भरा हुआ पानी, शायद उसी में नहा कर आई थी। दुबले पतले, यानी कि दादी जो थी कमजोर थी, है ना, वो दुबले पतला उनका शरीर, कमजोर, और बहुत ही स्नेह भरे, उन्होंने अपने इस तरीके से स्नेह सने, और उनकी जो साड़ी है वो सफेद किनारीदार धोती है, सन से सफेद बाल। वृद्धावस्था में सबके बाल मोस्टली सफेद, आजकल तो नए नए बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, है ना, तो दादी की उम्र हो चुकी है, तो उनके बाल जो है वो सफेद हो चुके हैं, और सिर से गीले वो बाल जो है, संधा मतलब बाल, उनके गीले बाल टपक रहे हैं। अब गीले बाल नहा कर आते हैं, उसमें थोड़ा ठंडा सा शरीर लगता है, तो वैसे ही दादी का शरीर जो शीतल वैसे ही दिख रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, आंचल की गांठ खोला, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर पकड़े कपड़े से सहलाती। लेखक क्या बता रहे हैं कि दादी माँ जो थी नहा धोकर मेरे पास आई, और उन्होंने क्या किया, मुझे छू कर देखा, और अदृश्य मतलब जैसे कोई अद्भुत शक्ति होती है, कोई चमत्कारी शक्ति, इस प्रकार से उस जो उनकी साड़ी के पल्लू में बंधी हुई गांठ थी, उसमें से उन्होंने कुछ मिट्टी निकाली, कुछ माथे पर लगाई, कुछ लेखक को मुंह में डाल दी, और हमेशा मेरी चारपाई, यानी कि जो उनका बिस्तर था, है ना, उनकी चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, मतलब हाथ वाला जो पंखा है उससे हवा करना, तो कभी उनके हाथ पर छू छू कर देखती, कभी सहलाती, कभी सिर पर दालचीनी का लेप लगाती, जो हमारे किचन में दालचीनी, काली मिर्च, तो अभी कोरोना में सबको पता दालचीनी का काढ़ा सबने पिया, एक लकड़ी जैसी होती है, तो उसका लेप उन्हें लगाया। 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लेती, और बार बार मेरे शरीर को छू के वो ज्वर का पता लगाती, अर्थात बुखार देखती, टेम्परेचर कितना है, अनुमान मतलब एक मतलब आइडिया लग जाता उन्हें कि बुखार अभी, बॉडी अगर बहुत गर्म है तो पता लगा बुखार तेज है ना, उस हिसाब से पट्टी रखती वो, अगर बुखार थोड़ा बॉडी छू के पता चल जाता, बॉडी अगर ठंडी है तो बुखार कम हो गया। हांडी में पानी आया कि नहीं, मतलब जो गांव में चूल्हे में हांडी वगैरह में पानी रखते हैं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, मतलब हर प्रकार से वो पीपल की छाल, दालचीनी, जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो दादी उन पर अपनाती रहती। खिचड़ी में मूंग की दाल, है ना, एकदम मिली कि नहीं मिली, पूरी तरीके से, जो जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता, है ना, सुपाच्य खाना दिया जाता है कि जल्दी से वो पच जाए, तो खिचड़ी जो अच्छे से मूंग दाल की पकी होती है उसको देने के लिए दादी पता करती है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला आया, मतलब कोई डायरेक्ट ना आ जाए, क्योंकि बाहर से लोगों इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, इसलिए वो बीमार के कमरे में नहीं जा सकता। यदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों, और इसी तरीके से वो क्या करती, आधी लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती।
मतलब हर प्रकार से कि पानी गर्म किया कि नहीं किया, खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, बुखार उतरा कि नहीं उतरा, मतलब इस तरीके से उन्हें बहुत ज्यादा लेखक की चिंता होती और हर समय उनकी वो देख रेख करती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। मतलब आज भी हम अपने न्यूज़पेपर में, किताबों में या फिर इधर उधर देखते हैं कि दादी नानी के नुस्खे, तो लेखक की दादी को भी बहुत सारे गवई गांव, मतलब उनके गांव का नाम है जहां पर 50 प्रकार की दवाइयों के नाम उनको याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वह काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, जिस प्रकार से डॉक्टर हमें देखते हैं ना, नब्ज पकड़ के देखते हैं, पेट में देखते हैं, आंख है ना, जीभ निकलवा के देखते हैं, तो ऐसे ही दादी माथा छूना, पेट छूना, हाथ छूना, है ना, फिर भूत भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। जैसे गांव में बोलते हैं ना, भूत आ गया, ये बॉडी में ना भूत प्रेत, मलेरिया का बुखार, सरसाम है बुखार के नाम है, निमोनिया सर्दी जुकाम, इस तरीके से वह शरीर को छूकर अनुमान लगा लेती कि कौन सी बीमारी है। महामारी या विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, क्या बता रही है कि जब महामारी और विसूचिका, मतलब जैसे भी कोरोना एक प्रकार की महामारी है, तो ऐसे ही महामारी विसूचिका जो जानलेवा होती है ना, तो वो अगर उन्हें पता चलता तो सवेरे उठ के नहा धोकर स्नान करके और इस प्रकार से वो गुड़ मिश्रित जलधार, मतलब तरह तरह के वो नुस्खे अपनाती। गूगल जो जिसमें धूप बत्ती वगैरह लगा के धुआं जिसका किया जाता है, जिस वजह से जो इन्वायरमेंट में हमारे जो बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म हो जाए, इस वजह से छोटा बच्चा होता है तो उसके कमरे के बाहर भी इस तरीके से गांव में लोग करते हैं कि बैक्टीरिया वायरस से बचा रहे। सफाई कोई उनसे सीखे, मतलब इस इतनी सफाई रखती थी कि पूरी तरीके से जिस बीमार, जो व्यक्ति बीमार है उसका पूरा कमरा साफ रहे और उसको कोई बाहर से आके ना छुए। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वो पागल हो जाती। मतलब इस तरीके से, और ये करना भी चाहिए कि कोई अगर मरीज है, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो कमजोर हो जाती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब उसका हो जाता है कमजोर, तो उसको शहद, गुड़, खिचड़ी, दलिया, चद्दर बदलना, ये सारे काम वो करती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज मुझे अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। कहने का मतलब जो लेखक है वो क्या कह रहा है, बुखार तो मुझे अब भी आता है, पहले बुखार आता था तो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि दादी का इतना देख रेख करना उसे अच्छा लगता था, लेकिन आज अकेले पड़ा रहता है ना, मतलब अकेले पड़े हैं, बाहर लेखक हैं और कह रहे हैं कि उसमें ज्यादा ज्यादा क्या होता है कि कोई नौकर पानी दे जाता है या फिर मैस में जो खाना बनता है वही मैस महाराज, यानी कि मैस में खाना पकाने वाले जो भी हैं वो खिचड़ी या साबू, ये भी एक साबुन जैसे साबू बोलते हैं, खिचड़ी बनाई जाती है इसकी भी, वो मैस महाराज मुझे खाने को दे जाते। डॉक्टर साहब मेरी नाड़ी पकड़कर देख लेते और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई से डर से बुखार भाग ही जाता है। मतलब क्या बता रहे हैं कि जो निमोनिया वगैरह में या फिर जो मलेरिया के फीवर में, मोस्टली क्या था मलेरिया के फीवर में जो कड़वी स्मेल वाली जो दवाई होती है फीवर की, तो वो दे देते हैं दवाई या फिर सिरप दे देते हैं, तिताई मतलब उल्टी आने का, जिससे मतलब एकदम से आपको देख के उसमें आपके जो है ना रोए खड़े हो जाते हैं, एकदम आपको लगता है कि उल्टी आ जाएगी, ऐसे बुखार की शीशी देखकर पहले डर से बुखार भाग जाता, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले बुखार आता था तो अच्छा लगता था, आज बुखार आता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर है ना, मतलब दादी को घर में ही नहीं गांव के लोग भी उनको हमेशा छोटे मोटे कामों को या बड़े कामों को करने के लिए दादी से सलाह मशवरा करते। अब लेखक के भाई किशन भैया जिनकी शादी थी, तो दादी बड़े उत्साह और आनंद के खुशी के साथ दिन भर काम में लगी रहती, लोग उन्हें बुलाने के लिए आते, पड़ोसने आती, तो वो कहती कि बुरा नहीं मानना, घर में काम काज का घर है, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। मतलब कह रही दादी
कि जैसे सारा काम दादी करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति जब तक कामों को बताता नहीं है ना, तब तक वो काम समय पे पूरा नहीं होता है। तो दादी वही बताने का प्रयास कर रही है कि अगर मैं ना करूं तो कोई काम नहीं, मतलब वो उन्हें बताना पड़ता है। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। वही चीज आ गई कि मतलब दादी माँ हर काम को बताती कि ये काम ऐसे होना है, इस समय पर होना और कैसे करना है। ये काम दादी का तो बाकी लोग कर देते। अगर दादी नहीं है तो सारे के सारे निश्चिंत घूम रहे हैं, कोई काम टाइम पर नहीं हो रहा। अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट है, तो सारे के सारे काम लेट हो जाते। विलंब मतलब देरी हो जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि दूसरा दादी का रूप देख रहे हैं। पहले में वो किस तरीके से देख रेख करती थी, यहाँ पर वो किस तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह किस तरीके से घर में और बाहर के लोगों उनको मतलब उनका महत्व है। तो यहाँ पर जब लेखक दोपहर के समय बाहरी निकसा, जैसे कोई बाहर, जैसे चित्र में भी आप देख रहे हो ना कि बाहर का एरिया है, जैसे गांव वगैरह में देखते हो आपकी लोगों के पास बड़े घर होते हैं, तो पीछे के साइड में भी एक मतलब गेट होता है और वहाँ थोड़ी जगह खाली पड़ी रहती है, जैसे आप लॉन वगैरह बोल सकते हो। ऐसे ही बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा मैंने, मतलब दादी किसी पर गुस्सा हो रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी, और जिस पर बिगड़ रही थी मतलब जिस पर गुस्सा हो रही थी वो कौन थी? रामी की चाची, मतलब गांव की एक महिला थी। सोना होगा धन्नो, रुपए में मैं सूद के आज दे दे। मतलब उनका नाम लेकर, उसका नाम क्या था रामी की चाची का? धन्नो। कि धन्नो, रुपए जो है मतलब दादी के रुपए जो है मैं सूद के, गांव की मतलब तद्भव भाषा में है मैं सूद के, मतलब जो हमारा पैसा है और उसके साथ उसका जो इंटरेस्ट है वो भी, मतलब उसका जो ब्याज है, तो पूरा ले लूंगी मैं। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई न किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? मतलब इस तरीके से जो दादी हैं वो चिल्ला रही हैं किस पर? धन्नो पर, कि पैसे तो दिए नहीं, तुझे तो शर्म आएगी नहीं, है ना? क्योंकि वो बड़ी हैं और वो जो रामी की चाची धन्नो जो है वो पैसे उस पे हैं, वो दे नहीं पा रही है, तो अपने रिक्वेस्ट कर रही है एक तरीके से कि मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। रो रही है, हाथ पैर मतलब रिक्वेस्ट करके रगड़, मतलब हाथ पैर पकड़ने का मतलब है रिक्वेस्ट करना, ठीक है? नाक रगड़ने का मतलब ये मुहावरा है, ठीक है? और फसल में दूंगी, मतलब गांव में क्या होता साधन, फसल वगैरह ही होती है कि फसल कटेगी तो देंगे। फसल कट चुकी है, तो लेखक कहना चाह रहा है कि अब दादी कह रही कि अब तेरी फसल दूसरी फसल कटेगी, मतलब अब दूसरी सीजन आएगी तब फसल कटेगी ना। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो कौन बेचारी का निस्तार कैसे होगा? तो इस तरीके से जो रामी की चाची यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रही है, उनसे रो रही है कि मतलब बिटिया की शादी है, आंचल पकड़े, जो साड़ी का जो पल्लू होता है उसके लिए दादी से एक तरीके से भीख मांग रही है कि बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करोगी तो उसकी निस्तार यानी कि उसका कैसे विवाह होगा, कैसे उसका उद्धार होगा, है ना? वो जो उसकी शादी वादी में जो पैसा वैसा खर्च हो रहा है, तो आप हम पर दया करो, अभी हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो रामी की चाची क्या कह रही, दादी क्या कह रही है, हट हट, अभी नहा कर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, क्योंकि आपने देखा कि गांव में हमारे जब लेखक ने लिखा था उस समय का चैप्टर है ये, और अभी भी काफी हद तक दिखता है जो ये जाति पाति का भेदभाव है ना गांव में, उसकी जड़ें अभी भी रूढ़िवादी जो अभी भी दिख रहा है। तो दादी जो कि इसमें चैप्टर में दिखाया गया कि वो जो एक वृद्ध महिला है वो अपने आप को मतलब उसमें है कि भाई जाति पात मानती हैं, तो वो रामी की चाची को हट हट उनको बोल रही है कि पीछट पीछट, अभी मैं नहाकर आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अभिप्राय प्रसंग अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक ने जब ये देखा कि वो रो रही है और दादी से इस तरीके से भीख मांग रही है, तो मैंने दादी को बोला अप्रिय मतलब अच्छा नहीं था, कोई रो रहा है तो ये प्रसंग मतलब ये घटना जो है अच्छी घटना तो है नहीं ना। तो इसलिए उन्होंने दादी से कहा कि जाने दो, बेचारी गरीब है, दे देगी। तो दादी ने क्या बोला, चल चल, चला है समझाने, मतलब दादी ने अपने पोते से बोला कि बढ़ाया मुझे समझाने के लिए, चल चल। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए,
मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वे दादी को पूतो नहाओ दूधो फलो पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अब यहाँ पर ये बात जो लेखक था भूल चुका था, लेकिन एक दिन जब उसको रास्ते में गांव में निकलते वक्त उसको फिर वो रामी की चाची मिल गई, तो दादी को आशीर्वाद, ये गांव में एक कहावत है, पूतो फलो दूधो नहाओ, मतलब संपन्न रहो, आपके घर में हर प्रकार के मतलब बच्चे, खाने पीने का सामान, सब कुछ मतलब एक तरीके से संपन्नता रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सारा सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई ना होगी, देवता है बेटा देवता। अब जो लेखक है वो रामी की चाची अर्थात धन्नो जो है, उनके मुंह से अपनी दादी की बहुत ज्यादा तारीफ सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि दादी ने क्या किया, धन्नो के ऊपर जो पैसा था वो बहुत ही ज्यादा खुशी होकर, जैसे होता है ना कि व्यक्ति बहुत खुशी होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वैसे ही वो एक तरीके से विहल होकर, मतलब खुशी के आंसू कह सकते हैं, इस तरीके से बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है। उरिन हो गई बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो जो उसके ऊपर ब्याज पैसा था, है ना, वो सारा का पैसा उसने माफ कर दिया, दादी ने माफ कर दिया पूरा का पूरा पैसा, यानी ऋण मुक्त होना। तो यहाँ पर वो ऋण मुक्त होगी और ऊपर से भला करे भगवान, इस तरीके से आशीर्वाद दे रही है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो क्या भला, है ना। तो यहाँ पर जो धन्नो है वो क्या बोल रही है, ये तो बड़े लोगों का काम होता है ना, भी पैसा भी दिया और डांटे भी ना, है ना, तो ये तो बड़े लोगों का काम है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया कि उस दिन तो हाथ पर जोड़ रही थी, है ना, आज कह रही है कि कोई बात नहीं। किशन के विवाह के दिन की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती, भी विवाह की रात को अभिनय भी होता, यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति जो है वो अलग अलग रीति रिवाजों से बनी हुई है। हर किसी के घर में अलग अलग, जैसे किसी के यहाँ शादी है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, कुछ भी, तो अलग अलग प्रकार की रिवाजें होती हैं। तो लेखक बता रहा है कि उसके भी किशन भैया की जब शादी थी तो विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें गांव में क्या करती हैं, संगीत वगैरह जो से बोलते हैं ना, तो संगीत, आजकल तो लोग समय कम है तो एक दिन संगीत हो जाता है, गांव में आज भी लोग 5-10 दिन पहले हर रोज रात को गाना बजाना करते हैं। तो वैसे ही लेखक यहाँ भी, और विवाह यानी कि जिस दिन बारात जाती है, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, सभी जाते हैं बारात में, 2 घंटे में वापस भी आती है। पहले क्या होता था, सिर्फ पुरुष जाया करते थे बारात में, महिलाएं नहीं जाया करती थी। तो कारण क्या था कि रात में गांव में चोरी ना हो जाए, रात भर जगना है ना, क्योंकि चोर वगैरह पहले ज्यादा चोरी इस तरीके से हो जाया करती थी, हथियार भी नहीं थे, पुलिस वगैरह भी, फोन भी नहीं थे, तो इस वजह से महिलाएं जो थी रात भर अभिनय मतलब नाटक किया करती थी। और नाटक क्या था, पूरा का पूरा एक कथा हुआ करती थी, वही कथा जो कि शादी है, पूरी की पूरी शादी, किस प्रकार से बारात आ रही है ना, उसमें जो दूल्हा दुल्हन है, पूरा वही अभिनय, उस प्रकार का नाटक किया करती थी। इसलिए एक ही कथा होती थी कि वो देखने से लेकर, लड़की देखने से लेकर लड़का बारात से बहू को घर ले आता, ये पूरा का पूरा अभिनय उसमें हुआ करता था। उसमें विवाह को लेकर पुत्रोत्पत्ति तक, यानी कि पुत्र उत्पन्न तक, है ना, कि संतान घर में हो जाए, ये सारे के सारे दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पार्ट यानी कि सभी के सभी दृश्य जो है औरतों के द्वारा ही दिखाए, क्योंकि उसमें पुरुष नहीं हुआ करते थे, पुरुष तो सारे के सारे बारात में चले जाया करते थे। मैं बीमार होने के कारण बारात में जा सका। कौन नहीं जा पाता बारात में? कोई बीमार है, कोई बच्चा है, या कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत है। तो लेखक जो बीमार था और छोटा था, है ना, इस वजह से लेखक नहीं जा पाया। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, और उनका एक भाई कजन जो था राघव, वो भी नहीं जा सका, क्योंकि वह बारात जाने के बाद आए। पहले तो फोन नहीं हुआ करते थे लोगों के पास, एड्रेस नहीं थे जो बाद में पहुंच जाते, तो वो सीधा घर आए और बाद में लेट होने की वजह से वो भी घर में रहे। औरतों ने उन पर आपत्ति जताई, उस पर, मतलब जो बच्चा लेखक है, क्योंकि औरतें जो थी उस समय औरतों के सामने ही वो सारे अभिनय किया करती थी, अब उसमें कोई
पुरुष आ जाए तो उन्हें आपत्ति, मतलब उनको दिक्कत होगी ना। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और बरहा का मन एक सा होता है। मतलब उन्होंने बोला कि लड़का, लड़के से क्या पर्दा, वो तो छोटा बच्चा है ना, उसका तो मन छोटे बच्चों जैसा है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भांडा फूट गया। मतलब क्या बोल रहे हैं लेखक कि मतलब जो हंसी मजाक की उसमें औरतें जो बातें करती हैं उससे मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं मन कर रहा था जोर जोर से हंसूं, लेकिन अपनी हंसी को मैं रोक रहा था। लेकिन उसमें उनके परिवार में अलग अलग रिश्ते होते हैं, तो भाभी होंगी जिन्होंने बहुत कुछ ऐसी हंसी मजाक की बात की जिससे मेरी हंसी ना रुक सकी, क्योंकि सबको पता था कि बच्चा है, सो रहा है, बीमार है, लेकिन वो सब कुछ सुन रहा था लेखक। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या लगती हो, मतलब सारे के सारे महिलाओं ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन दादी ने फिर से लेखक को बचा लिया। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। मतलब वो फिर से उन्होंने थोड़ा सा मजाक किया, जैसे रास्ते में सुबह देखा वो जो भाभी थी, लेखक की रिश्ते में भाभी लगती थी, थोड़ा सा उन्होंने एक तरीके से ना किसी की टांग खिंचाई करते हैं वैसे ही, तो लेखक एकदम भागा वहां से शर्मा के और दादी के पास जाके खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब मैं दादी की छाया में खड़े हो जाता तो अभयदान मिलता। मतलब बता रहे हैं कि दादी मुझे हर प्रकार से बचा लेती। अभयदान मतलब एक प्रकार से कह सकते कि मृत्यु दान है ना, मृत्यु से मतलब जैसे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के पास अभयदान की शक्ति है, तो दादी कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेखक को हर मुसीबत से वो बचा लेती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। लेखक कह रहा है स्नेह और ममता से, मतलब जैसे उनके बहुत ज्यादा वो प्यार करने वाली, बहुत स्नेह से भरी हुई दादी माँ की जो एक तरीके से मूर्ति उनके दिमाग में, जो तस्वीर उनके दिमाग में आ रही है, कैसी कैसी है, मतलब अलग अलग रूप में। कभी वो गुस्सा कर रही है तो कभी जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो किस प्रकार से, कभी प्यार कर रही हैं तो कभी बीमारियों के समय लेखक का ध्यान रख रही हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों का चक्र, वात्या चक्र मतलब जो पूरा का पूरा चक्र, जीवन चक्र जैसे हम कह सकते हैं, सूखे पत्ते सा नाच रहा था। जैसे मान लो सूखा पत्ता पेड़ का अगर हवा चलती तो वो घूम रहा होता, वैसे ही लेखक कह रहा है कि दादी माँ की ये सारी की सारी जो लेखक है वो दादी की मृत्यु फ्लैशबैक में कह सकते हैं आप, एक तरीके से कहानी है, क्योंकि लेखक ये सिर्फ सोच रहा है, एक्चुअल में सब चीजें हो चुकी हैं पहले ही। लेखक जब पत्र पढ़ रहा है उस समय ये सारी की सारी घटनाएं उसके सामने एक एक करके उस सूखे पत्ते की तरह नाच रही हैं, जो कि उसने अपने जीवन में दादी माँ के साथ देखी थी। इसे दादी माँ खूब जानती हैं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। मतलब यहाँ पर एक फिर से मुहावरा आ गया कि सब कुछ धोखा है ना। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी जो थी बहुत उदास रहने लगी। तो यहाँ पर एक मुहावरा दिया है कि धोखे की टट्टी, मतलब क्या हो गया कि सब कुछ धोखा है, जो संसार है वो एक तरीके से धोखा, क्योंकि जीवन साथी दादाजी उनकी डेथ हो जाती है और दादी बहुत दुखी रहने लगती है उनके बाद। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, स्वयं धोखा देने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि भाई जो पति पत्नी का जोड़ा होता है ना, वो कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए के समान है। तो दादाजी चले गए तो इसलिए वो क्या कह रही है कि वो मुझे धोखा देकर चले गए, खुद चले गए, मुझे यहाँ पर छोड़ गए। मतलब उनको जीवन जो है अब एक तरीके से विरक्त हो गए हैं इस संसार से, उन्हें दुख है क्योंकि उनका जीवन साथी जो उनके दादाजी हैं उनकी डेथ हो जाती है। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब जब जीवित थे तो दोनों साथ में बैठते बोलते थे कि पहले मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसके बाद में मतलब मैं तुम्हारी, क्योंकि पहले क्या था, महिलाएं जो थी हमेशा पुरुष पर आश्रित रहा करती थी। तो दादाजी को था कि भाई मैं इनको देख रेख करता हूँ, तुम्हें पहले भेज दूंगा, था तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही मैं मरूंगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, दादाजी पहले मर गए। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और डामाडोल कर दी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही दादाजी की मृत्यु हो जाती है वैसे
कुकरमुत्ता जो है कि एक मशरूम जो सब्जी होती है वैसी कुकरमुत्ता भी है, वो बहुत जल्दी तेजी से बढ़ता है और बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही दूसरा आपका यहाँ पर आ गई कहावत कि मुंह में आराम बगल में छुरी, यानी कि मुंह से तो कुछ और कह रहे हैं और अंदर अंदर वो दिखावे के दोस्त कह सकते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे शुभ चिंतक आ गए और पूरी स्थिति डावाडोल हो गई, क्योंकि दादाजी के बाद दादाजी जो घर के मुखिया थे सारी चीजें ठीक ठाक थी, लेकिन मृत्यु के बाद किसी ने कहा मेरा पैसा है, किसी जो इनके पैसे दादाजी के जो पैसे थे वो पैसे भी नहीं दिए, बल्कि ये कह दिया मेरा पैसा मेरा पैसा। और जो दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने के बाद भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, और साथ ही साथ लेखक के पिता, दादी ने मना करने के बाद भी लेखक के पिता ने अपने पिता के श्राद्ध में बहुत सारा पैसा व्यय कर दिया लोगों के कहने पर, क्योंकि पहले तो जिम्मेदारी दादाजी संभालते थे। अतुल संपत्ति मतलब धन का बहुत बड़ा हिस्सा, व्यय मतलब खर्च कर देना। वह घर की तो थी नहीं, है ना, मतलब लोगों ने दे दिया भाई ले लो पैसा इस तरीके से, और बहुत सारा पैसा इस तरीके से लेखक के पिता के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। दादाजी की मृत्यु होगी, ऊपर से घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, आर्थिक तंगी आ गई। माह के दिन थे, कड़ाके माह में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस समय की बात करें कड़ाके का जाड़ा, जैसे हम कह सकते हैं दिसंबर जनवरी, है ना, तो दिसंबर जनवरी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ मतलब ये पश्चिम की साइड से जो हवा बहती है, पूरब की साइड से और पश्चिम की साइड से, तो वही पश्चिम की साइड उसको क्या बोला, पछुआ का सन्नाटा। पाले की यानी कि जो ओस मतलब सर्दियों में जो बहुत शीत पड़ती है ना, पाला पड़ता है, और उसी के लिए बोला गया है। हड्डियों में घुसती शीत, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। मतलब मैंने क्या देखा कि दादी माँ नहाकर आई है, नहाने के बाद जो उनकी धोती है यानी कि साड़ी है वो गीली ही पहने है, और उन्होंने संदूक पर एक दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेकिन आज लेखक ने क्या देखा कि जो हमेशा से ममता से भरी हुई, उनकी जो स्नेह से भरी हुई आंखें, हमेशा हमें प्यार करने वाली आंखें, आज उन आंखों से लेखक ने क्या देखा कि उनसे आंसू आ रहे हैं। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा, बहुत देर तक मैं बैठा रहा, क्योंकि दादी की आंखें बंद थी और दादी वहां बैठी हुई थी। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, अरे क्या है रे, तू यहाँ क्या क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओ ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, और इस तरीके से लेखक, क्योंकि आंखों से आंसू आ रहे थे, इसलिए लेखक वहां दादी से प्रश्न पूछने जा रहा था कि अब क्यों रो रही हो, क्या है पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया? खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मतलब दादी ने लेखक को घुमाने का प्रयास किया, उसके उनके प्रश्नों का ठीक से उत्तर ना देकर, है ना, मुस्कुराने लगी और वो एकदम बात को घुमा दिया कि तुमने खाना नहीं खाया, चलो खाना खाओ। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि धोती यानी कि साड़ी जो है वो गीली, उसे बदल लो। मुझे सर्दी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मतलब उन्होंने, जैसे देखा ही बड़े बूढ़े बोलते हैं, अब तो मुझे मृत्यु आ जानी चाहिए, अब मेरा, मैं कौन सा बीमार पड़ रही हूँ। तो दादी माँ ने भी ऐसे ही बोला कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है, कितने तो अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। अब जो आर्थिक रूप से लेखक के घर की स्थिति खराब हो चुकी थी, उसी पर डिस्कशन चल रहा था। बहुत सारे लोगों के पास लेखक के पिता का पैसा था और बहुत सारे लोगों ने दिया भी नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा कर्जा हो गया उनके ऊपर। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ना, हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए तो पहनाया था। अब दादी ने क्या किया, उस परिस्थिति में फिर से एक दादी का नया रूप, कि दादी ने अपने पुत्र को यानी कि लेखक के पिता को समझाते हुए कहा कि रोना नहीं है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। और अपने संदूक से यानी कि बक्सा खोलकर उन्होंने एक चमकती सी चीज, और वो चमकती सी चीज क्या, सोने का कंगन उन्होंने निकाल कर अपने बेटे को दे दिया और कहा,
यानी कि बुरे समय में जो हमारे पास जो धन या फिर जो हमारे पास गोल्ड होता है वो काम आता है, तो दादी ने वो अपना सोने का कंगन जो कि उनका पुश्तैनी कंगन था उसको निकाल कर दे दिया। उनका गला भरा आया क्योंकि वह उनके मतलब दादाजी की निशानी थी, इसलिए उनका गला भरा आया। मैंने इसे पहना नहीं है, सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा। मतलब पुराने लोग जो गोल्ड वगैरह है वो कहीं ना कहीं हमारी बुरे समय में भी काम आता है। सचमुच मुझे दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। मतलब शापग्रस्त जैसे कोई मतलब शापग्रस्त देवी, ऐसी देवी के समान मुझे लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा एक दिन काफी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखों फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब कह रहे कि जैसे मतलब मेरे आंखों से वो अभी लेखक एक सपने में देख रहा था, जो पत्र पढ़ रहा था उसमें वो एक एक करके जब पत्र पढ़ रहा था, दादी की पूरी के पूरे जीवन में जो उसने अलग अलग रूप देखे थे दादी को याद कर रहा था, इसलिए धुंधली छाया वो विलीन होने लगी। और पास में ही, क्योंकि दिन निकल आया था और पास में खजूर का पेड़ खड़ा था जिस पर कौवा बैठा हुआ था, है ना, उसी के लिए बोला गया। और वो एकदम खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया वाला पत्र, और मेरे हाथ जो थे वो कांप रहे थे क्योंकि उसमें दादी लिखा हुआ था कि दादी अब नहीं रही, दादी मतलब दादी की मृत्यु हो गई। ऐसा पढ़कर उसके हाथ जो थे कांपने लगे। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गई। एक ऊपर आया सा भ्रष्ट सी देवी सी लगी, यहाँ चींटियों सी, तो यहाँ पर सी सा ये है ना, ये हमारे समानता प्रकट करने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि किस तरीके से वो जो कतारें मतलब लाइनें लिखते हैं ना, हम लोग लाइन लिखते हैं काले पेन से लिखते हैं, तो वो चींटियों सी, जैसे मान लो कोई चींटियों की लाइन जा रही हो, इस प्रकार से वो धुंधली पड़ने लगी। और मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बार बार पत्र को पढ़ता, बार बार मेरा मन अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। मतलब उस पत्र में लिखा हुआ था कि दादी माँ नहीं रही, और ये बात बार बार मेरा मन अपने आप से ही पूछ रहा था कि सचमुच दादी माँ नहीं रही। ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के कहानी से जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम देखेंगे इसी चैप्टर में, और कुछ आपके लिए मैंने कठिन शब्दार्थ भी रखे हुए हैं। ये है हमारे इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ थे उनको मैंने दिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ रही थी। तो ये है, ये जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होना और दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा मतलब उसको जब परेशान किया गया था, अभिनय किया गया था, उस समय चादर ओढ़ कर सोना और पकड़े जाने पर रामी चाची की घटना आदि सब बातें याद आने लगी। दूसरा प्रश्न है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ सी आ गई। इन गलत मित्रों की संगति से सारा धन जो था नष्ट हो गया। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में बहुत सारा पैसा जो था खर्च हो गया। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। ये दिया गया है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कोई सा भी पक्ष लिख सकते हैं जो इस कहानी में आपको सबसे अच्छा लगा हो। अब इसमें कहानी के आगे के प्रश्न दिए गए हैं, जैसे हिंदी महीनों के जो नाम आए हैं। ठीक है, कुंवार का महीना कौन सा होता है, आषाढ़ का। अत्यधिक इसमें गर्मी पड़ती है, कभी कभी वर्षा, तो ये सारे आपको दिए गए हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों महीनों में अपने मतलब तीनों मौसम में अपनी अपनी फसलें, अपना अपना खान पान विशेषताएं होती हैं, उनको भी बताया गया है।
उम्मीद है आप सबको चैप्टर पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।